लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के हमारे सामने मेरे सामने सेनेट में 2 लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके 1 नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर महगल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात ये है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पिटीशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात ये है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से, 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रस्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। लिहाजा मैं यौम निजात के लिए सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके, हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे, कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए। जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुए थे 2007 में, उसके ख़िलाफ़ इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे, जिसमें और बार काउंसिल, सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे, सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया है वकला के अलावा,
لیکن چونکہ ہراول دستہ بکلا ہے، کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، عدلیہ کو تحفظ دینا ہمارا پہلا فرض ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ امید کریں گے کہ ہماری عدلیہ بھی اگر وہ اس وقت آئین کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے نتائج سب سے زیادہ انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ لہٰذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس شخص کے جانے کے بعد کوئی انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ایک بات اور آخر میں کروں گا کہ ہم سب وکلا بلیو کرتے ہیں سینیورٹی پرنسپل پر، ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس وکلا برادری مانے گی، ہم کسی اور کو نہیں۔ جو آؤٹ آف ٹرن جس کو چیف جسٹس لگایا گیا اس پر ہمارا پہلے بھی جب سجاد علی شاہ کو بنایا گیا تھا 700 جان صاحب کو اگنور کر کے، تب سے ہم نے تب بھی موومنٹ چلائی تھی اور ہم کامیاب ہوئے تھے، اور سن 1998 میں اسد علی کیس میں ججمنٹ حاصل کی تھی جس میں کہا تھا یہ ہر صورت سینئر جج آئین کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب دوسرے دوست جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس امروہی سے معذرت کے ساتھ عدلیہ اور آئین کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ تو دیکھیے جو کل ہوا ہے، کسی نے میسج بھیجا کہ یہ اس کا جنازہ ہے آپ کے آئین اور عدلیہ کا، آپ اس کو دفن کریں اپنے ہری کتاب کو اور اس پہ فاتحہ پڑھیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے۔ ہم فاتحہ، ہم جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پوری جد و جہد کے ساتھ اس آئین کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے۔ دیکھیے ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ کون جس کے خلاف ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہے حکومت کے خلاف، اب وہی ان کو اس ترمیم کے اندر انہی حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں، اس کے ججز کون ہوں گے، اس کے سربراہ کون ہوں گے، ایون جوڈیشل کمیشن میں اپنی میجورٹی کر دی انہوں نے اس سے۔ تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے۔ ہائی کورٹس کو دیکھیے، بالکل ہائی کورٹس کو تباہ کر دیا۔ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کیا ان کے اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوں گی۔ تو یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو؟ یہ بہت، آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے، اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ یہ ہمارے اخبار اور یہ ریویو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں، اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے جو بات کی ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لی، مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا، اور اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے، ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے، ہم سب متفق ہیں پاکستان میں، صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے۔ ہم نے سارے خیبر تک کراچی سارے وکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں وہ ایک بات پہ ایجنڈے پہ وہ قائم ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو یہ ترمیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے۔ ہم اپنے سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ، اس کی اپنی اصل حالت میں ہم رکھائیں۔ دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج 73 کا آئین جو کنسنسس سے، تو ہمارے سینئرز موجود ہیں جو اس وقت اس پہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے یا بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی، اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی، بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی۔ ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر، ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں۔ 14 اگست 1973 کا بنا۔ وہ نہیں چاہتے، اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا۔
ہم اس آئین کے دفاع کریں گے. یہی ہماری ہری کتاب ہے, اس کو ہم اس کے پاس کریں گے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں, جرنلسٹ, کیونکہ سب سے زیادہ تو عطاب آپ پہ گرتا ہے, اور آپ کو پھر کن عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے, کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ترمیم کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی کا ایک پرنسپل تھا جو بہت ساری ججمنٹس کے اندر ہولڈ کر دیا گیا, شرف فریدی کیس میں بھی, اور الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اور آرٹیکل 175 جو تھا اس کے اندر, کہ کوئی بھی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں لائی جائے گی جس سے جوڈیشری کا سٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہو یا آزاد عدلیہ کے اوپر حرف آتا ہو. تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امینڈمنٹ کی گئی, آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیجسلیشن کا, کیا اس کو فالو کیا گیا؟ کیا رولز 2007 اس کو فالو کیا گیا جو نیشنل اسمبلی کے تھے؟ کیا رولز 2012 جو سینٹ کے تھے ان کو فالو کیا گیا؟ لگتا ایسے تھا کہ حال کے اندر صرف 2 لوگوں نے 26ویں ترمیم کو پاس کیا. ایک حال میں سے آواز آتی رہی اور ایک پریزائڈنگ چیئر سے آواز آتی رہی کہ جی کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں, اور وہ پاس کر دیا گیا. کسی سینیٹر کو, کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے کہ میری اس کے اوپر یہ آؤٹ پٹ ہے, میرا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے. چونکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی آؤٹ پٹ دیں گے, اور دونوں ہاؤسز کے اندر کسی آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. جہاں پہ اگر 4 لوگوں نے یا 3 لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے اس کو منظوری دینی تھی, تو یہ گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر پوری پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک بوجھ ہے. آپ نے کیا آؤٹ پٹ دی؟ آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا, آپ نے آزادی عدلیہ پہ حملہ کیا, آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی. آج آپ کو انٹرنیشنل اقوام دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس طرح تو جنرل لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشن کو دریافت برد کرنے کی کوشش کی ہے. آزاد عدلیہ پہ دیر از نو کمپرومائز ایٹ آل. واضح پیغام ہے بالکل, جیسے سب نے کہا, اور میں تمام پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو کے میں ذاتی طور پہ یہ بات کروں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے, اور کالا کوٹ انشاءاللہ آزاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا. ہم نے پہلے بھی لاٹھیاں کھائی ہیں, آنسو گیس کھائے ہیں, پرچے برداشت کیے ہیں, اب بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. لیکن ایک چیز اور بہت واضح, ہم عدلیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری پیشہ ججز نہیں چاہیے, ہمیں آزاد منش ججز چاہیے. آج آپ اگر ججز کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جی جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کی ایویلویشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی کرے گی, جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر میجارٹی میں ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے تو اس سے 28 سال ہو گئے جان چھڑوائی تھی کہ آزاد عدلیہ ہوگی, انتظامیہ الگ ہوگی. آج پھر سے 28 سال کے بعد عدلیہ کی پھر انٹرفیئرنس جو ہے انتظامیہ کی عدلیہ کے اندر کی جا رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن کے اور آئین کے ہے اس کے بالکل خلاف ہے. ہم کسی طور پہ ہم آزاد منش ججز کو کہیں گے کہ وہ آزاد منش ہوں, وہ یہ نہ ہو کہ صرف چیف جسٹس بننے کے لیے ان کو اپیز کرتے رہے, ان کی خوشامدیں کرتے رہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے. ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو آئین اور قانون پہ فیصلہ دے, باہر قیامت آتی آ جائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں. چونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں, کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چاہتے. ہم اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں. ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, پورے پاکستان کے وکلاء
डॉक्टर, इंजीनियर, तलबा, सिविल सोसाइटी कि आप निकले, आप इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके साथ खड़े हूँ, शाना बशाना खड़े हूँ। अगर ये आज अदलिया बात जाती है और आइन अपनी असल जगह पे जाता है, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये कौम तरक्की कर सकती है, और तभी हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद मुआशरे में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये एडिशनल सेक्रेटरी, ये एक मिनट हो सर। कल रात आपने कॉन्स्टिट्यूशन का और एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट अदलिया का कत्ल होते हुए देखा, और मैं चाहूँगा कि ये कौम याद रखे उन शक्लों को जिन्होंने इस कत्ल का हिस्सा बने, जिन्होंने इसमें सहूलतकारी की, और सबसे बड़ा जो कातिल है आज़ाद अदलिया का, वो इस अदालत के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है, और उसका नाम काजी फायद ईसा है। सही बात ना है। वो काजी है शेम। और ना उसका ईसा मूसा से कोई ताल्लुक है। ये हामिद खान साहब ने जैसे कहा कि हम 25 को यौम निजात मनाएंगे, ये मौलाना साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस काले नाग के, यहाँ तक मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस काले नाग के उन्होंने दांत तोड़ दिए। मगर ये जो काला नाग हरकत करके जा रहा है, ये हरकत हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। ये जैसे गठजोड़ किसी को भी नजर आ सकता है कि ये काजी साहब ने ये ट्रोजन हॉर्स पे बैठकर एक ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर हमारे बीच में आके बैठे, और ये इस मनसब पे फायज हुए। यहाँ ये अमानत थी इनकी, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स अवाम के ये कस्टोडियन थे उनके। इन्होंने कैसे अपने टेन्योर में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस को इंडोर्स किया, कैसे एक सियासी जमात से इन्होंने बल्ला छीना, कैसे इन्होंने इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर मोहर लगाई, जहां फंडामेंटल राइट्स और ये 199 कल तो इन्होंने पार्लियामेंट में ख़त्म करने की कोशिश की है, मगर असूलन और प्रैक्टिकली अमलन काजी फायद ईसा ने जब से ये इधर आए हैं तब से फंडामेंटल ये राइट्स सस्पेंड किए हुए हैं। यहाँ अदालतें ऑर्डर देती रही हैं, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते रहे, और मैं ये सारी चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम काजी फायद ईसा साहब को ठहराऊंगा। और मैं अपनी बार और अपने काले कोटों से कहूंगा कि पहचाने इन शक्लों को, जिन शक्लों ने हमारे अंदर घुस के हमारे इस प्रोफेशन और इस अवाम के फंडामेंटल राइट्स पर वार किया है, इनको पहचाने। और आइंदा आप जब भी अपने रहनुमाओं का इंतखाब करें, आप इन काली भेड़ों को बाहर निकाल के बाहर फेंकें, क्योंकि ये काली भेड़ें, चाहे ये पाकिस्तान बार काउंसिल में हैं, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में है, चाहे ये अदालतों में बैठी हुई हैं, मैं इनको मुस्तरद करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे बचें, इनको अपनी सफों से बाहर निकालें। ये पार्लियामान, क्या ये पार्लियामान है? यहाँ पार्लियामान का ऑडिट होना चाहिए। ये लोग ये जो अरबों रुपए खर्च के यहाँ साथ वाले ईवान में आके बैठते हैं और ये पढ़ते भी नहीं है कानून, ये ऐसी पार्लियामान चाहिए हमें? क्या इसको पार्लियामान कहते हैं? क्या ये पार्लियामानी सुप्रीमेसी है कि जब इनका दिल किया पैसे ले लिए, अरबों रुपए लिए, जेब में डाले और कानून पास कर दिया? क्या इसलिए ये इधर आते हैं? हमारे आप रीजनल कंट्रीज देखें, अफगानिस्तान हमारे से आगे है, श्रीलंका हमारे से आगे है, बांग्लादेश हमारे से आगे है, इंडिया हमारे से आगे है, जो कि आज से 20 साल पहले हमारे से आगे नहीं थे। ये कैसे हमारे से आगे हो गए? ये इन बदबूदार पार्लियामेंटेरियंस के रोल की वजह से ऊपर आ गए। ये छांगा मांगा को दफन किया था मुनीब साहब ने, और हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहब ने इसको दफन किया था। यह आर्टिकल 63A का किस तरीके से ऑर्डिनेंस आया? क्या प्रेसिडेंसी में ख्वाब आ गया था कि यहाँ पे जो आपने कमेटी है उसको चेंज करना है और उसको आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है तीसरा मेंबर सेलेक्ट कर सकता है? वहां पे भी इनसे गलती हुई कि ये नहीं लिखा कि क्या 2 मेंबर कमेटी फैसला कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। काजी साहब ने 2 मेंबर से फैसला कराकर 63A का बेंच बनाया, और ये सहूलतकारी की, ये खाली एक सहूलतकारी नहीं की, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी उसको पेंडिंग रखा, आज तक तारीख नहीं लगने दी, और अपनी मनमर्जी के बेंच से उसको सस्पेंड कराया उसके स्टे को। ये काला दाग हमारे ऊपर है, इसके हम सब कौम से शर्मिंदा हैं कि हम ज्यादा तरीके से इनकी मजम्मत नहीं कर सके, मगर हम ये अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मेरे वकला भाई अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और हम अहद करते हैं कि आइंदा इस किस्म के किसी भी इंसान को अपनी सफों में नहीं बैठने देंगे। और मैं ऊपर बैठे हुए बाकी जजेस को भी वार्न करना चाहता हूँ कि जिस मर्जी कोर्ट को वो समझ लें कि वो जिस कोर्ट में भी बैठ रहे हैं, अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सामने रखते हुए अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक फैसले ना किए तो हम उनको घेराव भी करेंगे, उनका एहतसाब भी करेंगे। और हम इस हुकूमत को वार्न करते हैं, ये हुकूमत
डी फैक्टो हुकूमत है, ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। इनको हम वार्न करते हैं, कल को यही सांप इनके गले में पड़ेगा और जब ये काले कोट की सपोर्ट ढूंढेंगे तो हम इनका साथ नहीं देंगे। हमने इनके 30 साल साथ देकर देख लिया है कि ये इन्होंने इस मुल्क को किस खड्डे में फेंका है और इस आइन के साथ क्या खिलवाड़ करने की कोशिश की है। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी सफ़ों में नहीं खड़े होने देंगे और ना इनका दिफा करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने लीडरान की सारी स्पीच इंडोर्स करता हूँ और हम सारे और हमारे साथ जितने भी यंगस्टर वकलाए हैं वो सब इस तहरीक में शामिल होंगे। ये मैग्ना कार्टा से ये रिट जुरिस्डिक्शन शुरू हुई भी है। ये मैग्ना कार्टा ये इतनी पुरानी कई सौ साल पीछे ले आके फेंका है इन्होंने इस अटेम्प्ट के साथ। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 199 को खत्म करने की कोशिश कर दी। आज आपको किसी सरकारी महकमे से कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे? आपके पास एक रिट जुरिस्डिक्शन का इख्तियार था जो आप वकील करके एक रिट कर सकते थे। अब आप एक सरकारी जज के पास रिट करेंगे, वो तो पहले भी आप एक चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पास जा सकते थे। तो ये जो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के बुनियादी सतून जो कि अदलिया की आज़ादी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको हिला दिया गया है। और मैं अगर हमने इसका दिफा ना किया तो ये पाकिस्तान की रियासत नहीं बच पाएगी। जिस तरह 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के गिरने से और 63 के गिरने से पाकिस्तान को ज़रबें लगी थी, वही ज़रब अब लगेगी अगर हम इसका दिफा ना कर सके। इसलिए मैं सब सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा, सब वकला बिरादरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार हो जाएं। अगले कुछ टाइम हमारे लिए सख्त जरूर होगा, मगर ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू। एक बात सुनिए, इसका जवाब मत दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पहले भी ये बात कही थी और आज भी कहते हैं कि हामिद खान साहब जो है वो बतौर सियासी लीडर हमारे वकला के रहनुमा नहीं हैं, बल्कि तमाम सियासी जमातों से तलक से बालातर होके हम वकला जो है इस बात का तयन का अज़्म रखते हैं कि हम इस सिर्फ एक हमारा आपस में तल्लक है और वो तल्लक आइन और कानून की बालादस्ती का है। हम उसके लिए इकट्ठे हैं और उसके लिए हमेशा इकट्ठे रहे और आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। ये जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की गई है इसके बारे में अहमद खान साहब ने, आबद ज़ुबैरी साहब ने, रियासत ने, सब लोगों ने बात की है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर जो शक्ल सामने आ रही है वो उससे भी भयानक है। इसके मुज़मरात जो है आपके कौम के सामने आने वाले हैं कि जिस तरह आर्टिकल 175A3 जो है जिसमें ये तयन ये असूल तय कर दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तय कर दिया गया है कि सीनियर मोस्ट जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसको यकसर इन्होंने तब्दील कर दिया और ख़त्म कर दिया है। और उसकी जगह पे जिस तरीके से इन्होंने इख्तियार हुकूमत के नामजद करदा लोगों के ज़रिए ले लिया है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही की एक शक्ल बना दी है इन्होंने। और उसके लिए इन्होंने ये भी कमाल किया है कि इसमें उन्होंने तयन कर दिया है कि हम चीफ जस्टिस ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो चीफ जस्टिस खुद हो, वो कोई और भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस को सिर्फ जो सिविलियंस के आपस के मामलात हैं उनकी हद तक जो है महदूद कर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ में क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि मंसूर अली शाह साहब ने एक ऐसी जजमेंट दी है कि जिस जजमेंट को वो हुकूमत भी नहीं मान रही और काजी फायज ईसा साहब ने भी उसको अपना अंदर से सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन भी उस पर अमल नहीं कर रहा। और फिर उसके इनाम के तौर पे ना सिर्फ ये कि उन्होंने अदलिया पर हमला किया बल्कि उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी एक्सटेंशन देने का पूरा इंतज़ाम किया, उन वफादारों को इनाम देने का बंदोबस्त किया हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई है उनके लिए, इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरों के लिए, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। पूरी तरह से उन्होंने ये कोशिश की कि हम इदारों को इस कदर काबू कर लें, मामलात को इतना कंट्रोल कर लें, जजेस बनाएंगे भी खुद और जो पहले से बैठे हुए हैं उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे और उसकी बुनियाद पर उनको निकालेंगे भी हम। तो ये एक मज़ा ये जो मामला है कि जिसमें अब जजों की परफॉर्मेंस भी आपने देखनी है, जजों को तयन भी आपने करना है और जजों को हटाना भी आपने है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ऐसी जुडिशरी सिर्फ नौकरी हो सकती है, इंसाफ नहीं हो सकता, आज़ाद तज़िया नहीं हो सकती। आर्टिकल 2A के खिलाफ है। बुनियादी स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, उसकी वायलेशन है। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किसी तौर पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन काले कोर्ट इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और काले कोर्टों के अंदर घुसे हुए वो लोग जो लॉ मिनिस्ट्री के ज़ेरे असर काम करते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर अपना बारों में अपने वकला के अंदर अपना इज्जत के साथ वजूद चाहते हैं तो वो इस आईनी पैकेज के खिलाफ इस अहमद खान साहब की ललकार पर इकट्ठे हो जाएं, वरना आपको जाए पनाह नहीं मिलेगी। और पूरे पाकिस्तान के वकला हमेशा से कायदे आज़म के बनाए हुए इस पाकिस्तान के अंदर हमेशा से काले कोर्ट ही ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इस तरह के रूल ऑफ लॉ के लिए जंग की है। और हम पुरअज़्म हैं, तारीख गवाह है, ताकत के जरिए कानून साजियाँ हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम आवाम के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं और असल जो आइन है उसके मुहाफ़िज़ हैं। ऐसी कानून साजियाँ हम मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह इसको मुस्तरद करेंगे। और आखिरी बात ये करूँगा कि ये जो जजेस बैठे हुए हैं, जिनका शऊर या जिनका ज़मीर जिंदा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ लिया हुआ है, अब उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। और अगर उन्होंने नौकरी करनी है तो वो फिर नौकरी करते हुए शर्म से यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। फिर सिर्फ नौकर पेशा लोग यहाँ रह जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वाक़तन कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ लिया हुआ है, इसको डिफेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अब वो वक्त आ गया है कि इसके लिए अपना फैसले करें, जुर्रत और दलेरी के साथ करें, चाहे उसकी उन्हें कोई भी कीमत देनी पड़े। बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब, ये बताएं कि आज आपने अंदर इस्तदा भी की कि तरमीम के बाद इंसानी है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सुननी चाहिए, तो क्या समझते हैं कि ये आपकी जो इस्तदा डिक्लाइन की गई है ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाना चाहिए था? देखिए, इसमें दो वजूहात थी। एक तो हमने कहा था कि जो ऑलरेडी एक कमेटी है, कोई भी केस जिसमें आईनी तरमीम या आईनी इंटरप्रिटेशन है वो 5 जजेस के बेंच के पास जाए, और ये आपका कानून कहता है और आप ही ने उसको अपहोल्ड किया। लेकिन वो आज मुसर थे, जिस तरह उन्होंने पिछले पूरे साल में एक वाइस जज के तौर पर काम किया है, आज भी जाते हुए भी इन्हें कोई शर्मो हया नहीं आई और उन्होंने नहीं किया। अभी जफर साहब ने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजें, वो नहीं कुछ नहीं कहा। देखिए, हमने तो ये पूरी अदालत के सामने मसला रखना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये अदालत की मेजॉरिटी इस मामले में सही फैसला करेगी। ये बताइएगा सर, 1 साल हो गया आपसे ये पूछें, यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं, तो 1 साल हो गया यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। हम लोग भी ये सुन रहे हैं कि रुकला तहरीक शुरू होगी, अभी तक कोई रुकला का जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आया, ना कोई जहाँ इतने कन्वेंशन हुए हैं, तहरीक को शुरू किया गया है, जो है लोगों को उठाया गया है, रात को वोट भी डाल दिए गए हैं, अमेंडमेंट भी हो गई है, उसके बाद भी यही कह रहे हैं कि हम तहरीक शुरू करेंगे। अच्छा। तो सर ये तहरीक कब शुरू होगी ये forward करें। और क्या इसका इम्पैक्ट जो है गज़ेट हो गया, हमारी पर भी हो गई? ये तहरीक पहले से चल रही है। हमने ये कहा कि अब इस आइन की तरमीम के ख़िलाफ़ चलेगी, लेकिन वकला और अदरीब है जो हमला हो रहा है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है। आपके सामने 7 तारीख को यहाँ पर एक गुल की कन्वेंशन हुआ था वकला, पेशावर में भी, इससे पहले पेशावर 5 तारीख को पेशावर में हुआ था, कराची, उसके बाद 14 तारीख को 15 तारीख को कराची में हुआ, उससे पहले लाहौर 19 सितंबर को। मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है कन्वेंशंस का। इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो कॉल है वो हमारी एक्शन कमेटी देगी। ये नोटिफाई कर दिया है। थैंक यू। बाकी चीफ जस्टिस के अलावा क्या ऐसा आगे में जुडिशरी के जो
پٹیشن ہی ہوگی نا وہ تو. جی رد عمل دینا جو ہے وہ جب کیس ان کے سامنے آئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کا دفاع کریں گے جس کی انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. لہٰذا اس آئین کو بچانا ان کا اتنا ہی بڑا فرق ہے جتنا ہم وکلا کا ہم سے بڑھ کر ان کا, کیونکہ انہوں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کا, آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا, آئین کو پریزرو کرنے کا. بہت شکریہ. تھینک یو. وہ صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ترجمانی تو شہباز کھوسہ نے کر دی ہے, لیکن یہ زور اور زر اور زور سے بنائی ہوئی یہ حکومت اور زور اور زر سے بنائی ہوئی یہ اسمبلی جس میں گھس بیٹھیے. میں جس حلقے سے جیتا ہوں قومی اسمبلی کا الیکشن, اس کے قریب ہی محترم نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے. وہ پاپائے روم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بھائی صاحب شہباز شریف ہارا ہوا ہے, وہ آج وزیر اعظم ہے. خواجہ آصف ہارا ہوا ہے, جو وہاں شرم اور حیا کی باتیں کر رہا تھا, ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہا تھا. ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ, اور بری طرح ہارا ہوا ہے. وہ آج بھاشن دے رہا تھا. 100 ہمارے جو ہے فارم 47 کے ذریعے یہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, یعنی 17 سیٹوں والا 17. مسلم لیگ نون نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں پاکستان میں. وہ وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے ان کی, اور 180 نشستیں جیتنے والا عمران خان آج قید تنہائی میں پابا سلاسل میں اڈیالہ جیل میں. اس کی بتی بند کر دی جاتی ہے, اس کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ظلم روا کیا جاتا ہے. اس کی بیوی کو اندر کیا ہوا ہے, اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے, اس کے بھتیجے کو بھانجے کو اندر کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے تو 25 کروڑ عوام کو توڑنا پڑے گا آپ کو. پھر وہی ہوگا جو یحییٰ خان نے کہا تھا 1971 میں, I want the soil of Bengal minus the Bengalis. تو پھر اگر آپ کو پاکستان -25 کروڑ عوام سے پاکستان پہ حکمرانی کرنی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو ڈرامہ دیکھتا رہا ہوں قومی اسمبلی میں, آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے, جس طرح سے ہمارے ممبر قومی اسمبلیز کو اٹھایا گیا ہے. خان صاحب نے اس کی داستان سنا دی ہے اور آپ نے ٹی وی پہ بھی سن لی ہے. آپ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے میڈیا کے ساتھ, یعنی آواز کو بند کر دیا گیا ہے, ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو مجھے ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا, زیادہ ٹائم لگا. لندن جاتے ہوئے اتنا ٹائم مجھے نہیں لگا تھا. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اگر آپ 26ویں ترمیم کرتے ہیں, اور 26ویں ترمیم نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے آفیشلی, صدر صاحب نے اسائنٹ بھی دے دی ہے اس کی, اور وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور کاوش ہے جو عدلیہ کو غلام بنانے کی ہے. پہلے بھی میرا سر جو ہے آپ کے سامنے ہے, 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. 2000 جب افتخار چودھری کو جب ہمارے چیف جسٹس کو کھینچا گیا تھا بالوں سے کے پی کے ہاؤس میں, سندھ ہاؤس میں, تو بھی ہم نے تحریک چلائی تھی. اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت, وہ جب وکلا کالا کوٹ نکلا ہے اور اس کے پیچھے عوام نے تائید کی ہے تو پھر خش و خاصات کی طرح بہہ گیا ہے, اور اس کی جو ہے جسد خاکی بعد میں مرنے کے بعد پاکستان میں آیا. لیکن شرمناک اس ادارے کو میں کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے وہ دیا, یعنی آفیشل وہ دیا, حالانکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا جس نے آئین تو شکنی کی تھی. اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے. یہ اس اسمبلی کو نہ تو یہ اختیار تھا کہ یہ لیجسلیشن عام کریں, نہ ان کو اختیار تھا یہ آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار تھا. یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہی سینیٹرز اور ایم این ایز کو اٹھایا گیا, ان کے
बीवी बच्चों, माओ बहनों, बेटियों को उठाया गया और उनकी जो है वीडियोस बना के और ब्लैकमेल किया गया। मुझे बताएं, इस तरह से इंसानियत का भी इंसानियत सोच सलूक किया गया है। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान सारे को उन्होंने एक गैरिजन स्टेट बना दिया है। पहले हम इसे पुलिस स्टेट कहते थे, अब ये गैरिजन स्टेट है। और ये किस जोम में बैठे हुए हैं? और भाई तुम्हारे पल्ले कुछ है भी? पहले पूछे तो सही, शहबाज शरीफ के पल्ले या नवाज शरीफ के पल्ले या मरियम बीबी के पल्ले या वो जो है मुफ्ती साहब है, इनके पल्ले कुछ है? और इनको तो वजीर खजाना भी दिया गया है, इनको तो वजीर दाखिला भी दिया गया है, और माशाल्लाह इतने बड़े मौसम नकवी भी उनको दे दी गई है। तो ऐसे में आप अंदाजा करें कि वकला ने जो अज़्म किया है, हमने पहले भी जो है तहरीक चलाई थी और बड़ी मुश्किल से बड़े खून देकर और पाबंद सलासल होकर हमने अदलिया को आज़ादी दिलाई थी। एक आज़ाद अदलिया ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। कुफ्र की जो रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफ़ी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। खुदा का खौफ करो, 1971 के साने से कुछ तो सबक सीखो। उस वक्त भी आपने धुतकारा था आवाम के मैंडेट को, आज भी आप धुतकार रहे हैं आवाम के मैंडेट को। आज आप समझते हैं कि इस तरह से मुसल्लत करके और इस तरह से जो है ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आप असेंबली बनाकर और हुकूमत को इंस्टॉल करके तो ये हुकूमत चला लेंगे, रियासत चला लेंगे। और वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान का, इमरान खान, उसको आपने जेल में रखा हुआ है और तमाम तर काविश की जा रही है कि उसको ब्रेक किया जाए किसी तरीके से। मगर वो शेर का बच्चा वो कहता है कि मुझे ये इन्होंने कैद तन्हाई जो दी है, इससे मैं हजार गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। यानी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और मैं ज़हनी तौर पर इसमें 1000 गुना ज़्यादा पहले से मजबूत हूँ। ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह भागकर मुल्क छोड़कर जरूर महल में जाऊँगा। मेरा जीना मरना इसी धरती में है और मैं आवाम को सही आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिलहा लें। ये है वो, मैं समझता हूँ आज़म, ये है वो जज्बा जिसकी कदर करनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल में ये मुशक्क़तें और सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, नस्लों के लिए कर रहा है। आओ उसका साथ दो। अगर सही माने में मुल्क को आज़ाद करवाना है तो मैं समझता हूँ कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो ज़र और ज़ोर से ये जो फ्रॉड किया गया है, ये जो पास किया गया है, हम इसको फ्रॉड करते हैं। बहुत मेहरबानी। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है और ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वकला के बिहाफ पे की है, इसमें किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम्पल ज़िमनन दी गई हैं। हम सब पार्टी से बव होकर आइन के लिए और अदलिया के लिए इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। सिर्फ एक फिक्रा बोलूँगा, जो इस काजी फाइसा साहब ने इस आर्मी तरमीम के लिए जो 13 महीने नाइंसाफ़ी की बुनियादें और मिसालें कायम की, आज उनके लिए सिर्फ एक फ़िक्रा, न खुदा ही मिला न मिसाल सनम। बिलाखिर आपको जाना है, आपने चले जाना है, आप चले गए हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट बहाल होगी अपनी असली हालत में, ये आर्मी तरमीम ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ इंसाफ का बोलो बाला देखेंगे। शुक्रिया।